हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम शिक्षण कौशल में ये नया टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, और जो हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो हमने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में लगभग हल्के में पढ़ लिया है। ओके, उसका हमने ओवरव्यू देख लिया है। अब इसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन फंसते हैं और ये बड़े बड़े थोड़े टॉपिक हैं, इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम देखते हैं आज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो हम देखते हैं कि शिक्षा कहाँ से ली गई है, ये शिक्षा को किसमें शामिल किया गया। पहले जो है शिक्षा जो है, ओके, ये जो पहले शिक्षा है ये राज्य सूची का विषय था। ओके, पहले शिक्षा क्या था, राज्य सूची का विषय था, क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय माना गया है। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल हो गया है, समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। ओके, अगर पूछा जाए तो शिक्षा कौन सी सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में शामिल है। पहले ये राज्य सूची में था, लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम में तो ये कहाँ है, समवर्ती सूची में शामिल है शिक्षा। ओके, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, किस संशोधन में ऐसा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, और पहले क्या था, ये राज्य सूची का विषय था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को शामिल किया गया, और पहले क्या था, राज्य सूची का विषय था ये। तो ऊपर लिखते रहे, पहले राज्य सूची का विषय था। ओके, तो हमने ये देखा कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ओके, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया और पहले क्या था, ये राज्य सूची का विषय था। अब हम आते हैं अनुच्छेद 45। पहले अनुच्छेद 45 में क्या था, ध्यान से सुनिएगा। पहले अनुच्छेद 45 में ये था कि राज्य संविधान के लागू होने के समय से, ओके, जब राज्य संविधान लागू हुआ उसके समय से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास था। यानी जब से संविधान लागू हुआ तो 10 वर्ष के तक के 10 वर्ष जो हुए थे, ठीक है, 10 वर्ष की अवधि में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ओके, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ओके, तो हमने देखा कि जब अनुच्छेद 45 में जब राज्य संविधान लागू हुआ तो उसके 10 वर्ष की अवधि तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, इसका क्या किया गया था, प्रयास किया गया था, यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो अभी हम इसको और आगे देखते हैं। तो हमने देखा पहले अनुच्छेद 45 में ये था। फिर आता है अनुच्छेद 51A का, ये मौलिक कर्तव्य हमारा आता है। इसमें क्या था, इसमें ये था कि हर अभिभावक, ठीक है, अभिभावक के संरक्षक का एक कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर दें। यानी कि कोई भी अभिभावक या संरक्षक, ठीक है, उसका क्या कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे। ठीक है, तो क्या किसी भी अभिभावक या संरक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़े, शिक्षा के अवसर प्रदान करे या शिक्षा के लिए शिक्षा उपलब्ध कराए। तो उनका कर्तव्य है कि बच्चों को अपने शिक्षा उपलब्ध कराए। ओके, तो हमने इसमें ये देख लिया, ये कर्तव्य आ जाता है उनका, ये मौलिक कर्तव्य में आता है हमारे, उपलब्ध कराए। ओके, तो हमने ये देखा। फिर होता है 86वां संविधान संशोधन। ओके, फिर होता है 86वां संविधान संशोधन। तो जो चीज़ें अनुच्छेद 45 में रहती हैं वो 21A में आ जाती हैं। ठीक है, स्थानांतरण हो जाता है। तो पहले अनुच्छेद 45 में अब हम देखते हैं कि क्या रह जाता है। तो अनुच्छेद 45 में ये रह जाता है कि सरकार 6 वर्ष से पूर्व बच्चों का पोषण और शिक्षा व्यवस्था करेगी। क्या हो जाता है कि सरकार 6 वर्ष से पूर्व, ठीक है, 6 वर्ष से पूर्व के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा और पोषण की व्यवस्था करेगी। शिक्षा एवं पोषण की व्यवस्था करेगी, पोषण की व्यवस्था। ओके, तो ये जो अनुच्छेद 45 में ये कर दिया गया, और जो अनुच्छेद 45 में था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, वो अनुच्छेद 21A में कर दिया गया। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि 21A
जब 21 का जोड़ा गया या 21A जोड़ा गया तो इसमें क्या हुआ था कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया था? निःशुल्क एवं मौलिक शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। ओके, याद रखिएगा। तो हम फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद पूछा जाता है क्या है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, पहले राज्य सूची का विषय था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शिक्षा में शामिल समवर्ती सूची में शामिल किया गया। फिर हमने देखा अनुच्छेद 45, इसमें क्या था कि राज्य सरकार द्वारा जब संविधान लागू हुआ था उसकी 10 वर्ष की अवधि के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रयास किया गया था देने का। ओके, फिर क्या हुआ? अनुच्छेद 51A का में मौलिक कर्तव्य था ये हमारे। इसमें क्या था? अभिभावक संरक्षक का कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए, बच्चों को शिक्षा दिलाए। फिर हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो इसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 45 में जो था, तो इसमें अनुच्छेद 45 में ये कर दिया गया कि 6 वर्ष से पूर्व के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा एवं पोषण की व्यवस्था की जाए उनके लिए। और जो अनुच्छेद 45 में था वो 21A में स्थानांतरित हो गया। तो अनुच्छेद 21A में हुआ कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार था। एज क्या थी? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, तक के बच्चों को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। ओके, आगे हम सीक्वेंस में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे हमारे और भी अनुच्छेद आएंगे तो पूरा हम सीक्वेंस में चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आगे। फिर है हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ओके, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। डेट याद रखिएगा, 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। और अगर कहा जाए कि राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था 27 अगस्त 2009 को। ओके, राजपत्र में 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगर लागू पूछा जाए, लागू ही हमारे क्वेश्चन में आता है, तो 1 अप्रैल 2010 में। ओके, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हमारे एग्जाम में पूछती है कि लागू कब किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो कब लागू किया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ओके, तो हमने ये देखा। और देखते हैं हम कि पारित कब हुआ? 4 अगस्त 2009 को, राजपत्र में प्रकाशित हुआ 27 अगस्त 2009 को, और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। और इसमें क्या है? इस अधिनियम में जो है, ये अधिनियम में 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं। ओके, क्या है? 7 अध्याय हैं और 38 खंड है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, संख्या पूछ लेता है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं 7 अध्यायों के अंतर्गत कभी कभी कुछ पूछ लेता है, तो 7 अध्याय का ओवरव्यू हम जान लेते हैं। तो अगर क्या है इसमें? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में 7 अध्याय और 38 खंड है, याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं। ओके, तो हम देखते हैं कि 7 खंड क्या क्या है, 7 अध्याय कौन से हैं। तो ये 7 खंड अध्याय के बारे में जान लेते हैं, जो हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट के 7 अध्याय हैं। तो पहले अध्याय में क्या है? स्कूल की परिभाषा दी गई है और 4 प्रकार के स्कूलों को बताया गया है। 4 प्रकार के स्कूल कौन कौन से हैं? सरकार द्वारा स्थापित स्कूल, ठीक है, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, विशेष श्रेणी के, ठीक है, विशेष श्रेणी के जैसे KVS हो गया, और अनुदान ना पाने वाले, ठीक है। पहला कौन सा स्कूल हो गया? सरकार द्वारा जो स्थापित किया जाता है, ठीक है, सरकार द्वारा। और दूसरा हो जाएगा निजी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा विशिष्ट रूप से KVS जो होता है, विशिष्ट रूप से जो विद्यालय होते हैं KVS हो गया। और एक हो गया आपका कि अनुदान प्राप्त निजी, ठीक है, जो अनुदान प्राप्त विद्यालय होते हैं, निजी वाले विद्यालय वो होते हैं अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय। तो ये हो सकता है पूछ भी ले। तो 4 प्रकार के स्कूल कौन कौन से होते हैं? सरकार द्वारा स्थापित स्कूल, निजी स्कूल जो होते हैं, ओके, यानी कि अनुदान प्राप्त निजी स्कूल या निजी स्कूल हमने वैसे मान लिया, ठीक है, और विशेष श्रेणी यानी KVS जैसे, और अनुदान ना पाने वाले स्कूल, ठीक है। तो निजी हैं, ये अनुदान नहीं पाते हैं, और जो अनुदान पाते हैं वो है, ठीक है। तो ये हो गए सारे स्कूल। अब हम दूसरे में देखते हैं क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य की जाए, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाया गया, ठीक है। फिर तीसरे अध्याय में क्या है? सरकार व अभिभावकों का दायित्व है, ओके, कि वो केंद्र सरकार व स्थानीय सरकार और अभिभावकों का दायित्व हो कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। और स्कूल और शिक्षक का दायित्व क्या है? इनका दायित्व ये है कि सरकारी विद्यालय में क्या की जाए? निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इनका दायित्व क्या है? कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ठीक है। स्कूल और शिक्षक का दायित्व ये है कि इन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और है कि निजी व विशेष स्कूल जो हैं उनमें जो निर्बल छात्र हैं, निजी व विशेष स्कूल में
निजी व विशेष स्कूल में जो निर्बल छात्र हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें 25% का आरक्षण दिया जाए। ओके, तो ये बात इसमें की गई है कि उनकी सीटें 25% आरक्षित की जाए जो निजी व विशेष स्कूल हैं उसमें गरीबों के लिए, ठीक है, जो आर्थिक रूप से। और फिर अगला क्या है, 5वें अध्याय में क्या है, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है और इसको पूरा करने का प्रावधान है। ओके, और 6 में क्या है, बाल अधिकार संरक्षण की बात की गई है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन हुआ था इसी समय। और इसमें 7वें में क्या है, अन्य प्रावधान। तो हमने ये 7 अध्याय देख लिए, ओवरऑल एक बार देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल संख्या पूछता है कि कितने अध्याय कितने खंड हैं। तो अब हम आते हैं सीधे अपने अगले टॉपिक पे। अब हम देखते हैं बाल अधिकार क्या होता है। ठीक है, बाल अधिकार यानी बच्चों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो। तो यूएनओ द्वारा बाल अधिकार की घोषणा जो की है वो 20 नवंबर 1989 को कर दी गई थी। 20 नवंबर 1989 को ये घोषणा कर दी गई थी यूएनओ द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया गया था। 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट याद रखिएगा। बाल अधिकार की यूएनओ द्वारा घोषणा 20 नवंबर 1989 को की गई थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया गया था। बाल अधिकार का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि समस्त जो भी बालक हैं, समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकार, ठीक है, समस्त बालक हेतु क्या है, मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। मूलभूत जो मानवीय अधिकार हैं इन्हें क्या था, सुनिश्चित करना था। बालकों के मूलभूत अधिकार को सुनिश्चित करना ये उद्देश्य हो गया, याद रखिएगा। यूएनओ द्वारा घोषणा 20 नवंबर 1989 को 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। इसके कुछ प्रमुख बिंदु थे, ये हम देखते हैं। तो प्रमुख बिंदु क्या थे कि बच्चे को जो है, ओके, बच्चे को के जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, इसका इस लाइन का मतलब है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे पर्यावरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, तुरंत बाद पंजीकरण, ठीक है, उसका पंजीकरण और पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उसका पंजीकरण होना चाहिए और उससे राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। ये बाल अधिकार में आता है, याद रखेगा। फिर क्या है कि बच्चे को माता पिता से अलग ना किया जाए, किसी भी कंडीशन में बच्चे को माता पिता से अलग ना किया जाए। फिर तीसरा है कि बच्चों के अपहरण के क्रय विक्रय पर कानून बनाना चाहिए, ठीक है, बच्चों का अपहरण और क्रय विक्रय पर कानून बनाना चाहिए। और इसमें यह कहा गया कि बच्चों का किसी भी प्रकार से शोषण ना किया जाए। ओके, बच्चों का किसी भी प्रकार से शोषण ना किया जाए। तो ये कुछ बिंदु थे बाल अधिकार के, और भी बहुत सारे बिंदु हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, घोषणा कब की गई थी और सरकार द्वारा स्वीकृत कब था। बस कभी कभी ये पूछ लेता है कि जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार कौन से अधिकार में दिया गया है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो हमने ये देख लिया। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय बाल नीति। ओके, तो राष्ट्रीय जो बाल नीति है इसकी जो घोषणा की गई थी, ठीक है, इसकी भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए, ठीक है, इसकी घोषणा की थी, बच्चों के कल्याण के लिए की थी। भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा 22 अगस्त 1947 को की थी। डेट याद रखिएगा, 22 अगस्त 1947 को डेट पूछ लेता है। 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनसे जोखिमपूर्ण कार्य न कराया जाए, ठीक है। जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनसे क्या है, जोखिमपूर्ण कार्य न कराया जाए, जोखिमपूर्ण कार्य न कराया जाए। ओके, तो हमने क्या देखा, राष्ट्रीय बाल नीति भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए 22 अगस्त 1947 को घोषणा की थी इसकी, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनसे जोखिमपूर्ण कार्य ना कराया जाए, ठीक है। तो हमारा ये ओवरऑल हो गया। फिर हम देखते हैं कुछ संवैधानिक प्रावधान भी थे, उसके बाद हम कुछ आयोग और समितियों पे आएंगे जो भी हैं। तो पहला हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है, शोषण का विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया था, इसमें मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक लगाई जाए, ठीक है। इस अनुच्छेद में क्या हुआ था कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक लगाई गई थी। ओके, अनुच्छेद 23 हो गया, ये अनुच्छेद आप में था सिलेबस में, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 24 में है कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, ठीक है, जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम के, ठीक है, उनसे कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य ना कराया जाए। ओके, अनुच्छेद 24 में ये कहा गया कि जो भी 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं,
तक के बच्चे हैं उनसे भी कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य ना कराया जाए। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार पर रोक लगाई गई। अनुच्छेद 24 में क्या है, जोखिमपूर्ण कार्य ना कराया जाए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये आता है। फिर अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे तो ये होता है 25 से 28, लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट है इसमें हम अनुच्छेद 28 केवल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शैक्षिक संस्थान में, ओके, राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। ठीक है, किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी बच्चे को बाध्य किया जाएगा कि वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें। ओके, तो भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी बच्चे को बाध्य किया जाएगा उसके लिए। तो हमने क्या देखा, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 28 हो गया। ये अनुच्छेद 28 में ये बोला गया है। फिर आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29-30 की हम यहाँ बात करते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस में है वो केवल हम अनुच्छेद 29-2 की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक है, ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक है, उसे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक कोई भी है उसे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है और ठीक है, और उसे उसकी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, क्या है कि उसे उसकी जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर रोका नहीं जाएगा। तो अनुच्छेद 29(2) कहता है कि अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। उसे जाति, धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर रोका नहीं जाएगा। तो हमने ये सारे अनुच्छेद हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 23, 24, 28 और 29(2) हमने उधर अनुच्छेद 45 और 21 का और 51 ही पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई ओवरऑल, जहाँ तक आपको समझ में आई होंगी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के जो संबंध में कुछ आयोग गठित हुए हैं और समितियाँ, उनके बारे में देख लेते हैं। पहले हम अनुच्छेद 30 की भी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो अनुच्छेद 30 में ये कहा गया था, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 30 में कहा गया था कि विभिन्न संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में ये कहा गया था कि अनुच्छेद 30 की हम बात करें तो अनुच्छेद 30 में ये कहा गया था कि शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा सबको। ठीक है, क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। ठीक है, की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, ये छूट गया था, ये हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 30 में कहा गया कि शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में गठित आयोग और समितियाँ। ठीक है, जो भी आयोग या समितियाँ बनाई गई थी प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में, उसको हम देखते हैं। उसके बारे में और देखिए कि अगर कहा जाए कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। हमने शायद आपको पीछे बता दिया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। अब हम आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से आयोग और समितियाँ गठित की गई थी। सबसे पहले जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। कब? 1781 में। 1781 में, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसका उद्देश्य ये था, इसका उद्देश्य था कि इसमें जो है मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि मुस्लिम सलाहकार तैयार किया जाए, मुस्लिम सलाहकार तैयार करना। ठीक है, मुस्लिम सलाहकार जो है तैयार करना था इनका उद्देश्य। और ये था मुस्लिम सलाहकार तैयार करने के बाद अंग्रेजी न्यायाधीशों की सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए? अंग्रेजी न्यायाधीशों की सहायता के लिए, जो अंग्रेज न्यायाधीश हैं उनकी सहायता के लिए। ओके, न्यायाधीश की सहायता के लिए। तो हमने क्या देखा कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी, उन्होंने की थी। और इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम सलाहकार तैयार किए जाएं, किसके लिए? अंग्रेज न्यायाधीशों की सहायता के लिए। फिर आता है बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना 1791 में हुई थी। ठीक है, किसने किसके द्वारा हुई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा। इनका उद्देश्य भी था कि हिंदू सलाहकार तैयार करना। ओके, इनका क्या था? सेम उद्देश्य था दोनों का, हिंदू सलाहकार तैयार करना, हिंदू सलाहकार तैयार करना। ओके, किसके लिए? अंग्रेजी न्यायाधीशों की सहायता के लिए, अंग्रेजी न्यायाधीशों की सहायता के लिए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि दोनों तरफ से हम मदरसा खोल के मुस्लिमों को सलाहकार बना लेंगे और संस्कृत कॉलेज खोल के हिंदुओं को सलाहकार बना लेंगे, और दोनों क्या करेंगे कि अंग्रेजी न्यायाधीशों की सहायता करेंगे। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे की चीज़ों पे।
ठीक है। तो अंग्रेज अपनी होशियारी में उन्होंने ये किया था कि इधर हिंदू सलाहकार तैयार किए, इधर मुस्लिम सलाहकार तैयार किए, और दोनों का क्या किया इन्होंने कि अंग्रेजी न्यायाधीशों की सहायता करिए आप, ठीक है। तो हम देखते हैं कलकत्ता मदरसा 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और संस्कृत बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा 1791। डेट आपको याद करनी है, बस डेट ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आता है विलियम फोर्ट कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज है, ओके, फोर्ट विलियम कॉलेज है। इसकी स्थापना 1800 में होती है कलकत्ता में, 1800 में कलकत्ता में। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली, ओके। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में, सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली ने की थी, ठीक है। इसमें क्या था कि अंग्रेज और हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ पढ़ेंगे, अंग्रेज, हिंदू और मुस्लिम सब साथ साथ पढ़ेंगे, और अंग्रेजों को जो है भारतीय भाषाओं का इतिहास बताया गया और उन्हें कानून की शिक्षा दी जाती थी, ऐसे सब साथ में पढ़ते थे। तो क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 कलकत्ता में स्थापना हुई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। फिर देते हैं पूना संस्कृत कॉलेज, ये क्या है, इस 1821 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? एल्फिंस्टन ने, 1821 में इसकी स्थापना की थी एल्फिंस्टन ने, एल्फिंस्टन ने, ओके, याद रखिएगा। फिर भारत में जन शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी, और ये जो है पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में एल्फिंस्टन ने की थी। इसमें इनका ये था कि हम दक्षिण के ब्राह्मणों को खुश कर लेंगे, ओके, दक्षिण के ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, दक्षिण के ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, ओके। इन्होंने क्या की थी, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, सब अपनी होशियारी में इन्होंने किया था, ठीक है। और फिर भारत में जन शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी 1823 में, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके जो है पहले अध्यक्ष थे विल्सन महोदय, ठीक है। पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो विल्सन महोदय थे। कौन? विल्सन महोदय, ठीक है। तो हमने ऊपर देख लिया था, एक बार इसको और देख लेते हैं। देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में, ये डेट याद रखनी, सारे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है सबका। 1800 में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपका। फिर पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में की गई थी एल्फिंस्टन के द्वारा, बस। भारत में जन शिक्षा समिति की स्थापना 1823 में, ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष थे विल्सन महोदय, बस इतना ही आपको याद करना है। तो ये आप जान गए। अब हम देखते हैं, अब हम आते हैं आगे, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गई, सारी चीज़ें याद करिएगा। सबकी डेट पूछता है, डेट और स्थान पूछता है, किसने स्थापना की थी ये भी पूछता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पांचों नाम, बहुत याद रखिएगा आराम से। अब हम देखते हैं कि इन सब कॉलेज की स्थापनाओं के बाद जो हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है 1813 का आज्ञा पत्र आता है, ठीक है। इस आज्ञा पत्र में ये कहा गया कि भारतीय शिक्षा का जो अधिकार होगा ये कंपनी के हाथों में होगा, ओके। इसमें ये कहा गया कि जो भारतीय शिक्षा है उसका अधिकार, सब पूरा अधिकार कंपनी के हाथों में होगा, पूरा कंपनी का दायित्व होगा। और इन्होंने ये कहा कि भारत में कोई भी ईसाई मिशनरी, ठीक है, धर्म प्रचार कर सकती है, उसे इसकी पूरी छूट है। अंग्रेजों ने कहा कि भारत में कोई भी ईसाई मिशनरी है उसको धर्म प्रचार करने की पूरी छूट है, ओके, वो धर्म प्रचार कर सकती है। और आज्ञा पत्र 1813 में ये था, इसमें ये कहा गया था कि भारत के जो विद्वान हैं उनके प्रोत्साहन एवं साहित्यिक पुनरुद्धार के लिए 1 लाख रुपए की राशि रखी गई इसमें, ठीक है। ये धारा, ये आज्ञा पत्र की धारा नंबर 43 में ये कहा गया है, धारा नंबर 43 में लिखा है ये, ठीक है। इसके अनुसार ये लिखा है कि ये जो 1 लाख की धनराशि है ये भारतीयों के प्रोत्साहन एवं साहित्यिक पुनरुद्धार पर खर्च की जाएगी, ऐसा लिखा था, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि भारतीय शिक्षा का अधिकार कंपनी के हाथों में था इस 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार, और भारत में ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार करने की पूरी छूट थी, और भारत में भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और साहित्यिक पुनरुद्धार के लिए 1 लाख रुपये की राशि रखी गई थी, धारा नंबर 43 में लिखा हुआ था। फिर देखते हैं, अब इसी बात पे प्राच्य पश्चात विवाद हो गया, ओके। इस 1 लाख रुपए की राशि पर और इस लाइन पर क्या हुआ, विवाद हो गया। तो कारण क्या था विवाद का, ठीक है। जो 1813 का आज्ञा पत्र था, ठीक है, 1813 की धारा, जो कारण था, धारा जो 43 थी, ठीक है, धारा जो 43 थी, इसमें था कि इसमें भारतीय साहित्य और विज्ञान का अर्थ नहीं स्पष्ट किया गया था, ठीक है। भारतीय साहित्य और विज्ञान का अर्थ नहीं स्पष्ट किया गया था, ओके। कारण क्या बना इस विवाद का? इस विवाद का कारण ये बना, ध्यान से सुनिएगा, कि जो 1813 में 13 की जो धारा 43 थी, इसमें भारतीय साहित्य और विज्ञान
ठीक है, इस शब्द का अर्थ नहीं स्पष्ट किया गया, इस शब्द का अर्थ नहीं स्पष्ट किया गया पूर्ण रूप से, तो इसीलिए ये विवाद उत्पन्न हो गया कि आखिर ये पैसा किस हिसाब से खर्च होगा। ओके, तो हमने ये देख लिया। फिर अब देखते हैं अब इसमें प्राच्यवादी क्या कहते हैं, पाश्चात्यवादी क्या कहते हैं, दोनों का विवाद था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। तो प्राच्यवादी में ऐसे लोग आए, प्राच्यवादी में आए इस विचारधारा से प्रिंसेप विल्सन और मिंटो, ठीक है, प्रिंसेप विल्सन और मिंटो ये दो लोग प्राच्यवादी थे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो धनराशि है, ठीक है, ये जो धनराशि है ये भारतीय साहित्य, इन्होंने कहा कि जो धनराशि है ये भारतीय साहित्य, लिखना भूल गए, ठीक है, भारतीय साहित्य अथवा अरबी एवं संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए खर्च की जाए। इन्होंने क्या कहा कि ये जो धनराशि है प्रिंसेप विल्सन और मिंटो के अनुसार, ठीक है, ये कहा गया कि जो भारतीय साहित्य अथवा अरबी एवं संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए धनराशि खर्च की जाए। ओके, तो इन्होंने ये चीज़ कही। और जो पाश्चात्यवादी थे, पाश्चात्यवादी विचारधारा से लॉर्ड मैकाले और राजा राम मोहन राय जुड़े हुए थे, तो इन्होंने ये कहा कि भारत में, ओके, इन्होंने कहा कि जो धनराशि है ये भारत में पाश्चात्य ज्ञान एवं साहित्य पर खर्च की जाए, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो इस धनराशि को, ठीक है, इन्होंने कहा कि इस धनराशि को भारत में पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा पर खर्च की जाए, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय लॉर्ड मैकाले ने कहा कि जो पूरी धनराशि है ये भारत में पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान एवं साहित्य पर खर्च की जाए। और जो प्राच्यवादी थे इन्होंने कहा कि भारतीय साहित्य अथवा अरबी एवं संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए खर्च की जाए। तो ये विवाद का अंत नहीं हुआ, ठीक है, ये विवाद अभी चल ही रहा था, ये रुपए का विवाद। तो ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद आ जाता है 1833 का आज्ञा पत्र। तो इस 1833 के आज्ञा पत्र में क्या होगा कि धनराशि 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। ओके, 1833 के आज्ञा पत्र में जो धनराशि थी वो 10 लाख से बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। और इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति से एक कानून का सदस्य नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति से एक कानून का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। तो हमने ये देख लिया 1813 और 1833 का आज्ञा पत्र। ओके, अब हम कल, अभी प्राच्य पाश्चात्य विवाद खत्म नहीं हुआ है, अब हम कल देखेंगे लॉर्ड मैकाले, जितना हम आगे देख पाएंगे विलियम वुंट, इन सब चीज़ों को, वुड का घोषणा पत्र, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज हमने पूरा ओवरव्यू देख लिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मेन टॉपिक पे हम कल आएंगे मैकाले पे। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और लिखते, जो भी समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।